अम्लों के भौतिक गुण चल रहा था बच्चों अपना। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अनिल कपूर छालनी देवी, ए से अमल, नी से नीला, ल से लाल। अमल होगा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, क्षार होगा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। समझ गए? तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये संक्षारक होते हैं। कैसे होते हैं? संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं का मतलब ये है कि हाथ पर गिर जाते हैं तो जलन महसूस होती है। नंबर 4 बच्चों, इनकी पीएच 7 से कम होती है। इनकी पीएच 7 से कम होती है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। देखो अम्लों के भौतिक गुण लिखिए। स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस लाल कर देते हैं, संचारक होते हैं, और भाई इनकी पीएच है वो कितनी होती है? 7 से कम होती है। अगर मान लो आपसे पूछ ले कि क्षारकों के भौतिक गुण लिखिए, क्या पूछ ले? क्षारों के भौतिक गुण लिखिए। क्वेश्चन तो बन सकता है। तो क्वेश्चन में कैसे करके आओगे? क्वेश्चन आ गया क्षार के भौतिक गुण लिखें। क्या लिखोगे? ये स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इनकी पीएच 7 से अधिक होती है। ठीक है बच्चों, ये संचारक नहीं होते। सात से अधिक पीएच क्षार, 7 से कम पीएच अम्ल। जिसकी पीएच 7 वह उदासीन। क्या होते हैं वो? उदासीन होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये क्षारकों के भौतिक गुण थे। अब हम करते हैं बात थोड़ी सी पीएच की कर लेते हैं, तो इससे पहले अम्लों के रासायनिक गुण की कर लेते हैं बच्चों। अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण। इसमें क्या मिलेगा आपको? नंबर 1, धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया। अम्ल होते हैं बच्चों, वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन से गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। देखो जब ही तो कहा जाता है आपको कि खट्टे पदार्थों को, दही को पीतल के या तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अभिक्रिया कर लेते हैं। तांबा धातु है, Cu धातु है, और देखो जैसे मान लो ये Cu है और इसमें अम्ल डाल दिया आपने, तो इससे क्रिया करेगा और CuSO4 बनाएगा, लवण बनाएगा और H2 गैस मिलेगी आपको। समझ रहे हो ना? ऐसे कोई भी आप धातु लो, Zn धातु है, HCl अम्ल है, तो क्या बनेगा? ZnCl बनेगा, ZnCl2 बनेगा प्लस H2 बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी। पता कैसे चलेगा? अगर इसके पास आप मोमबत्ती ले जाती है तो मोमबत्ती बुझ जाती है। समझ गए? कोई भी आप अम्ल ले लीजिए जो आप चाहो, ठीक है, और उसकी धातु से, कोई भी धातु से आप क्रिया करवा दीजिए। Fe है धातु है कि नहीं है? H2SO4 है, अभिक्रिया होगी, क्या बनेगा? FeSO4 बनेगा प्लस H2 गैस मुक्त हो जाएगी। मतलब ये है अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस देंगे? हाइड्रोजन गैस देंगे। ये पहला गुण है। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। नंबर दो है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। क्षारकों से अभिक्रिया। अम्ल है वो क्षारकों से अभिक्रिया करके, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके
लवण में जल बनाते हैं। अम्ल, कोई भी अम्ल ले लीजिए आप, H2SO4, कोई भी क्षार ले लीजिए, NaOH, रिएक्शन Na2SO4 प्लस जल, समझ गए? HCl, NaOH, क्या बनेगा? NaCl, जल। MgOH का उल्टा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमल लेते हो बच्चों, अमल है, H है, इसमें क्षार है, OH है, ये क्षार है, ये अमल है, क्या बनेगा? MgSO4 प्लस जल, समझ गए? अमल है वो क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके जल बनाते हैं। अम्ल है धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या करते हैं? नंबर 3, आपसे अम्लों के 3 या 4 ही गुण पूछेगा, रासायनिक गुण। अम्लों के जो तीसरा गुण है धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या देते हैं बच्चों? अम्ल है वो धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल ही देंगे। देखो, MgO प्लस H2SO4, रिएक्शन MgSO4 प्लस H2O, ये धातु ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, H आ रहा है इसमें, तो क्या हो गया? MgSO4 हो गया मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जल मिल गया। कोई और धातु ऑक्साइड ले लीजिए, Na2O धातु ऑक्साइड है, HCl अम्ल है, अभिक्रिया होगी NaCl बनेगा प्लस जल बन। अम्ल है धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया कर क्या देते हैं बच्चों? लवण में जल देते हैं। नंबर 4, चौथा रासायनिक गुण क्या है? धातु कार्बोनेटों से क्रिया, धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया। अम्ल बच्चों धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। धातु कार्बोनेट बताइए आप, कोई भी धातु कार्बोनेट बता सकते हो। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ये अम्लीय वर्षा इसी संबंधित है, प्लस HCl ले लो आप, रिएक्शन क्या बनेगा? CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। ठीक है बच्चों? ऐसे ZnCO3 जिंक कार्बोनेट प्लस H2SO4, रिएक्शन ZnSO4 प्लस CO2 प्लस H2, समझ गए बच्चों? तो मतलब अम्ल है उनके 4 आपसे रासायनिक गुण पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 में क्या लिखोगे आप? अम्ल है धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। दूसरा, अम्ल है धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके जल देते हैं। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके जल, लवण और जल देते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। ठीक है बच्चों? इसके अलावा जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो और क्या है? अम्लों से संबंधित, अम्लों से संबंधित क्वेश्चंस बनेगा तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, है ना? इसका क्या नुकसान है और भी पूछ सकता है आपसे। तो सीधा उत्तर सुनो, ऐसी वर्षा जिसके पानी की पीएच, पानी का पीएच 5.6 से कम हो, वह वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। सीधा आंसर दो, ऐसी वर्षा जिसके पानी, वर्षा हो रही, उसका पानी आया तो उसके पानी की पीएच वैल्यू निकाली आपने। पीएच वैल्यू पीएच स्केल की हेल्प से निकाल सकते हैं, पीएच स्केल अभी पढ़ाऊंगा। तो ऐसी वर्षा जिसके पानी की पीएच मान 5.6 से कम होता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। और भाई
भैया जो अम्ल वर्षा है वो जीव जंतुओं के लिए, प्राणियों के लिए, वनस्पतियों के लिए, पत्थरों के लिए, मार्बल के लिए, सबके लिए जो है नुकसानदायक होती है। जलीय जीवों के लिए नुकसान है। जो आपका ताजमहल है वह पीला पड़ रहा है, अम्ल वर्षा के कारण ही पड़ रहा है। ठीक है, अम्ल वर्षा होती क्यों है बच्चों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है हमारा, वायुमंडल, उसमें प्रदूषण के कारण जो है ऊपर गैसें चली जाती है, जिससे जो वर्षा होती है तो वर्षा के अंदर वो गैसें मिक्स हो जाती है, जिससे वह उस पानी को अम्लीय बना देती है, और अम्लीय बना करके उसकी पीएच वैल्यू अगर 5.6 से कम कर देती है तो वह अम्ल वर्षा बन जाती है। और यह वनस्पति, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, संगमरमर, मार्बल, जो आपका ताजमहल, इस सब के लिए नुकसानदायी होती है। समझ गए बच्चों? तो ये आपकी थी अम्लीय वर्षा। इसके अलावा जो अम्ल हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं कुछ, क्योंकि हमारे पेट से HCl अम्ल निकलता है। वो अम्लों के जो है पीएच का महत्व लिखवाऊंगा, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी सुन लो पीएच स्केल। पीएच स्केल पहले तो ये देखो पीएच क्या है। पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही पीएच कहलाती है। याद कर लो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच कहते हैं। ऐसे नहीं करते हो तो pH बराबर -log H पॉजिटिव। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक, लोग लघुगणक को कहते हैं। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। यहां से भी डेफिनेशन निकल गई pH की। ठीक है, pH स्केल बच्चों क्या होता है? pH स्केल एक इस प्रकार का होता है, 0 से 14 तक होते हैं। यहाँ पर शून्य होती है आपकी 7 पर। ठीक है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक होता है। ठीक है बच्चों, जिसकी पीएच, जैसे HCl की पीएच 0 है, NaOH की पीएच कितनी है? 14 है, तो ये प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार है। और ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। जैसे जैसे इधर आएंगे तो इसकी प्रबलता घटती जाएगी, दुर्बल। यहाँ से ये मान लो आप 3 के नीचे नीचे प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और 4 से और 7 के बीच में दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। ऐसे ही अगर 7 से 10 11 के आसपास, 11 देख लो, 11 के आसपास जाते हैं तो दुर्बल क्षार होते हैं, और ये प्रबल क्षार होते हैं। प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल को हम यूज नहीं, खा नहीं सकते हैं, और इनको हम खा सकते हैं। जैसे जिसकी पीएच 10 है, MgOH का होल ट्वाइस है, इनो है, इसकी पीएच 10 होती है बच्चों, तो इसको हम खाते हैं। जैसे एसिडिटी वगैरह हो जाती है ना, तो इसको हम पानी में मिलाकर के पी लेते हैं, जिससे हमारे पेट की अम्लता कम हो जाती है। ऐसे ही ये अम्ल है जिसकी पीएच मान लो 6.5 के आसपास है, 4.4 के आसपास है, टमाटर का रस होता है, और ये दही या दूध होता है, और दही की तो और भी कम हो जाएगी पीएच, तो इसको हम आराम से खा लेते हैं। समझ गए बच्चों? तो इस प्रकार से ये पीएच स्केल के बारे में क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा, यहाँ नहीं तो बोर्ड में तो आता ही आता है पीएच स्केल के बारे में। अब पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है बच्चों? सीधा पूछ सकता है, पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग लिखिए। तो पीएच का क्या क्या उपयोग है दैनिक जीवन में? एक तो सबसे पहला उपयोग तो ये है, अगर एसिडिटी हो जाती है, जैसे हमारा पेट है बच्चों, ये पटवारी में सवाल आया था कि हमारा पेट कौन सा अम्ल निकालता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालता है। ठीक है बच्चों, लेकिन ये नुकसान नहीं देता है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा में निकल जाता है तो हमें थोड़ा अंदर पेट में जलन महसूस होता है। इससे बचने के लिए हमें क्षार, दुर्बल क्षार, MgOH जैसे दुर्बल क्षार का प्रयोग करना चाहिए। ये क्षार लेते हैं तो ये इससे अभिक्रिया करेगा, और क्या बनाएगा बच्चों? MgCl2 बनाएगा और H2O बनाएगा, जो हमारे को जो है राहत महसूस होगी। समझ गए बच्चों? ये लवण है और ये जल है, जो लवण हम खा सकते हैं, जैसे NaCl है, नमक है, MgCl2 है, ये इतना नुकसान नहीं करता है, इसलिए जो है एसिडिटी से राहत मिलती है। तो एसिडिटी हो जाती है, पहला उपयोग तो क्या है कि उदर में या पेट में एसिडिटी बढ़ने पर हमें किसका उपयोग करना चाहिए? MgOH जैसे दुर्बल क्षारों का प्रयोग करना चाहिए, एक बात। नंबर दूसरी बात, अगर मान लो मुंह की पीएच बढ़ जाती है, हमारे जो मुंह है, हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें अम्ल तो पाया जाता है थोड़ी मात्रा में। अगर मान लो ज्यादा कुछ खा लेते हैं तो हमारे पास अम्लता, मुंह की अम्लता, ब्रश वगैरह नहीं करते हैं तो मुंह की अम्लता बढ़ जाती है। इसलिए इसकी मुंह की अम्लता को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्षारीय दंतमंजन का उपयोग करना चाहिए। क्षारीय दंतमंजन का उपयोग करना चाहिए, चाहे वो कौन सा भी दंतमंजन क्यों नहीं हो, लेकिन क्षारीय दंतमंजन होना अनिवार्य है। इसके बाद अपना आता है नंबर 3,
नंबर 3 बच्चों आपका आता है, नंबर 3 आपका आता है कि आपके जो है मुंह की अम्लता हो गई। इसमें मुंह में पूछ सकता है, आपके जो दंत पाए जाता है ना, दंत में एक वलय होता है, वलय जिसको कहते हैं दंत वलय, और उस पर इनेमल, याद रख लेना इस शब्द को। एनिमल जो पदार्थ होता है बेटा, जो कि हार्डेस्ट, हमारी पूरी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है। पूछ सकते हैं हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, तो दांत पर चढ़ा हुआ इनेमल है, वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। अगर हमारे मुंह की पीएच जो ज्यादा बढ़ जाती है तो इनेमल भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे संचयित होने लग जाता है, संचारित होने लग जाता है। इससे बचने के लिए हमें क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। और देखो बच्चों, और इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूं, जो प्रकृति है, प्रकृति भी वो उदासीनीकरण को ही संकेत देती है, उदासीनीकरण को संकेत देती है। इसका उदाहरण लिखिए। तो आपसे पूछे तो क्या लिखोगे, एक नेटल नाम का पौधा पाया जाता है बच्चों, नेटल नाम का पौधा पाया जाता है, जो जिसकी कटुल जो है ऐसे होते हैं, कांटे से होते हैं। इसके चुभ जाने पर जो है जलन महसूस होती है, जलन महसूस होती है। इससे बचने के लिए हमें इसी के पास, क्योंकि ये अमल छोड़ता है बच्चों, नेटल, रट लो इसको, नेटल नाम का जो पौधा है उसके चुभने से जलन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि यह अमल छोड़ता है। क्या छोड़ता है? अमल। जैसे मधुमक्खी लड़ जाती है हमारे, ततैया, मधुमक्खी, इस प्रकार के जानवर या चींटी हमारे को डंक मारती है, लड़ जाती है, काट लेती है, तो क्या होता है, जलन महसूस होती है ना, चिमराट बोलते हैं जिसको हम, वो होता है। तो उससे बचने के लिए क्यों होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी हो चाहे चींटी हो, फॉर्मिकमल है ना, ये अमल हमारे शरीर में छोड़ देती है। जैसे अमल छोड़ेगी तो उस हिस्से पर हमें जलन महसूस होने लग जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें क्षार, कोई भी क्षार का उपयोग हम कर सकते हैं। MgO क्षार ले सकते हैं, साबुन ले सकते हो आप, है ना, या और भी कोई अन्य क्षार है तो उसका जो है सोडा है कास्टिक सोडा, उसका आप उपयोग कर सकते हो। उसमें जले कटे हुए स्थान पर लगाओगे तो जलन से आपको राहत मिलेगी। तो मैं ये बता रहा था कि नेटल पौधा है, ये भी अमल छोड़ता है, और ये जहां पर चुभ जाता है वहां पर जलन महसूस होती है। और प्रकृति में देखो, इस नेटल के पौधे के पास ही एक डोक नामक पौधा पाया जाता है, जिसकी चौड़ी पत्तियां होती हैं। ये डोक पत्ता, जिस स्थान पर नेटल पौधा आपके चुभा है वहां डोक के पत्ते को तोड़कर रगड़ने से जलन महसूस नहीं होती, मतलब जलन मिट जाती। क्योंकि ये डोक कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है बच्चों, और ये कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो अमल और क्षार से क्रिया करके लवण और जल बन जाते हैं, जिससे जलन से राहत मिलती है। तो प्रकृति भी उदासीनीकरण को संकेत देती है, ये हमें इस जो है बात से स्पष्ट होता है। इसके बाद मृदा बच्चों, मृदा में पीएच का महत्व है। आप देखते हो कि मिट्टी में 14 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। मृदा की पीएच को बनाए रखने के लिए, अच्छी फसल को उत्पादन करने के लिए पीएच का बने रहना अनिवार्य है। और समय समय पर किसान भाई हैं वो पीएच वैल्यू है वो चेक करवाते रहते हैं अपनी मिट्टी की। अगर मान लो उसकी पीएच वैल्यू में कम या बत्ती, ज्यादा कम बत्ती हो जाता है, तो उसमें उस प्रकार के उर्वरक, खाद्य आदि डालते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, जो यूरिया वगैरह है ये डालते हैं, DAP वगैरह है, जिंक वगैरह है ना, ये इसमें डाला जाता है, जिससे उसकी मृदा की पीएच बनी रहे और वह अच्छा उत्पादन देती रहे। समझ गए बच्चों? तो इस प्रकार से हमारा ये पीएच का महत्व था। पीएच का महत्व क्या क्या है, ये आपका आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में मुझे लगता है यही क्वेश्चन बन सकते हैं। इनके अलावा जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो और क्वेश्चंस क्या हैं, वो लवण से संबंधित है। देखो अपना पाठ है अमल, क्षार और लवण, अमल, क्षार और लवण, ये और था। तो अमल हो गया, क्षार हो गया, इनकी डिटेल मैंने आपको पढ़ा दी। इन्हीं में से क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों नहीं हो। इससे बाहर क्वेश्चन कहाँ बनेंगे, आप बताओ, कहाँ बन ही नहीं सकते क्वेश्चंस। तो अब क्या है अपना टॉपिक लवण। लवण भी इंपॉर्टेंट है। लवण में पहला है NaCl। NaCl है बच्चों, ये सोडियम क्लोराइड है। इसका उपयोग हम खाद्य पदार्थ, खाने को स्वादिष्ट बनाने में आदि में किया जाता है। और ये सामान्य तरीके से, जैसे महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा करके इसको नमक कानून को तोड़ा था, तो ऐसे समुद्री खारे पानी से नमक बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट है NaOH। क्या है बच्चों? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
ये कैसे बनाया जाता है बच्चों? इसका एक प्रोसेस है, एल्किल प्रोसेस कहलाता है, जिसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण फॉर योर एग्जाम। ठीक है, क्लोर क्षार प्रोसेस, प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? तो क्लोर क्षार प्रक्रिया से NaOH का निर्माण किया जाता है। कैसे? नमक के जलीय विलयन में, नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH बनता है, प्लस Cl2 बनता है, प्लस H2 बनता है। देखो कितनी बढ़िया बात है, यही आपका क्लोर क्षार प्रोसेस है। नमक है, साधारण नमक NaCl शुद्ध होना चाहिए, उसमें शुद्ध जल मिलाते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसका एक प्रोसेस होता है, परंतु ऐसे डायरेक्ट नहीं विद्युत धारा प्रवाहित कर दी साहब। विद्युत धारा प्रवाहित कर दी तो H और Cl2 वो अलग अलग नहीं होकर के HCl बनकर उड़ जाएगी और आपको बनेगा NaOH तो मिल जाएगा। परंतु हाँ, NaOH बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड के यानी कि साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इस प्रोसेस से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और Cl2 गैस मिलती है और H2 गैस मिलती है। समझ गए? इसको अलग अलग जो है नलिकाओं द्वारा पृथक पृथक कर लिया जाता है। अगर इनको पृथक नहीं करेंगे तो क्या होगा? H2 और Cl2 आपस में मिलकर के HCl बना देगी, ये वायु में उड़ जाएगी। समझ गए? इसलिए अलग अलग पृथक पृथक इसको नलिकाओं के माध्यम से अलग कर लिया जाता है। इसका एक प्रोसेस है, उसका डायग्राम आपके सिलेबस में दे रखा है। ये डायग्राम इस प्रकार से, इसमें Cl2 गैस मिलेगी, इसमें H2 मिलेगी, इसमें आपका NaOH मिल जाएगा। ठीक है, इधर आपको चित्र में दिखा रखे हैं, तो उसको जरूर पढ़ के जाएं क्लोर क्षार प्रोसेस को। बाकी मैंने मोटा मोटा बता दिया। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बनता है। समझ गए बच्चों? तो इसका उपयोग बच्चों किसी का भी उपयोग पूछता है। पहली बात तो दो उपयोग पूछता है, ज्यादा 4 पूछ लेगा, नहीं तो 2 ही उपयोग पूछता है। तो एक उपयोग तो मैं सबका फिक्स बता दे रहा हूं, कोई भी एलिमेंट्स हो, चाहे कोई यौगिक हो, चाहे लवण हो, वह चाहे अम्ल हो, उसका एक उपयोग तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में लिख देना। आप क्या लिखोगे? 2 उपयोग अगर पूछता है तो आपसे क्या लिखोगे? एक उपयोग तो सीधा सीधा आप लिख दो प्रयोगशाला में अभिकर्मक। प्रयोगशाला में तो सभी लवण, सभी अम्ल, सभी क्षार, सभी गैसें इनका जो है उपयोग किया ही किया जाता है भाई। तो इसका अगर NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका उपयोग पूछे, नंबर 1 प्रयोगशाला में, सभी में लिखना ही, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नंबर 2 क्या लिखोगे? नंबर 2 साबुन उद्योग में, साबुन बनाने में NaOH का प्रयोग होता है। समझ गए बच्चों? इस प्रकार से आपका ये NaOH था। इसके बाद आता है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये 2 टॉपिक और है, छोटे छोटे लवण हैं। एक तो है NaCO3, NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है बच्चों? इसका उपयोग वस्त्र वगैरह धोने में किया जाता है। ठीक है बच्चों? अच्छा, इसके बाद अपना आता है इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण इंपोर्टेंट है बच्चों, सीधा सवाल पूछ सकता है आपसे, विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए, या पूछ सकता है विरंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक समीकरण को समझाइए। ठीक है, इस प्रकार से दोनों और इसका उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का सीधा सूत्र है CaOCl2। क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या बेटा, क्या सूत्र है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ये बनाया कैसे जाता है बच्चों? विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है? सवाल आ सकता है। विरंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण देते हुए कोई 2 उपयोग लिखें। आधा प्लस 1 बराबर 2, ऐसे भी पूछ सकता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? आधे नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? ABCD आपको दे देगा। तो आप कैसे करोगे? देखो, विरंजक चूर्ण का सूत्र तो ये है, और करना क्या है?
जो आपका भुजा हुआ चूना है बच्चों, ये आपका भुजा हुआ चूना है CaOH का ओल्ड ट्वाइस, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर, कौन सी गैस बच्चों, क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर CaOCl2 बनता है और H2O अलग हो जाता है। तो ये क्या है आपका ब्लीचिंग पाउडर, क्या है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण है, समझ गए। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जरिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, जिसका सूत्र CaOCl2 है। ये अभिक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो क्वेश्चन दूसरा है इसमें, इसका उपयोग बच्चों, पहला उपयोग क्या लिखोगे मैंने बता रखा है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा उपयोग क्या है इसका, पानी को शुद्ध करने में क्लोरीन का भी उपयोग होता है, ब्लीचिंग पाउडर का भी उपयोग होता है। और नंबर तीसरा उपयोग आप क्या लिखोगे, विरंजन में, कपड़ों के विरंजन में भी इसका उपयोग होता है। तो समझ गए आप विरंजक चूर्ण क्या है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, बनाने की समीकरण क्या है और इसका उपयोग क्या है। अब इसके बाद अपन लेते हैं चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3।